आपको अपने मन के विचार रखने हैं और इसीलिए हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। और मैं मानता हूं कि जो सब्जेक्ट हमने पसंद किया है, जो सब्जेक्ट हर एक ग्रुप को दिया गया है, वो सब्जेक्ट, वो विषय हमारे आसपास हमेशा चर्चा में रहता है। हम भी उस परिस्थितियों में से पास हुए हैं, तो हमें उसके ऊपर सोचने की जरूरत है और हमें उसके ऊपर अपने विचार रखने की जरूरत है। इसीलिए आज का ग्रुप डिस्कशन सत्र रखा है। हमने कई बार देखा है कि कई सारे मित्र हैं जो कहते हैं कि हमें भी अपनी कुछ बात विशेष रूप से रखनी है, तो उसके लिए कभी मौका नहीं मिलता है। तो आज का सत्र उन सभी शिक्षक मित्रों के लिए मौका है जो अपना विचार खुले रूप से किसी एक विषय के बारे में रख सकते हैं, अपने तर्क लगा सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपनी कल्पना शेयर कर सकते हैं। तो सभी सभी ग्रुप को हमने एक एक विषय दिया था, उस विषय में आपको अपनी अपनी बात बतानी है। तो किसी को कोई प्रश्न है आज के सत्र के बारे में? कुछ पूछना है, कहना चाहते हैं? सभी को अपना सर सर आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज हाँ हाँ आ रही है। हाँ, सॉरी। रूबी जी, अदिति जी, अपेक्षा जी, अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए, हम सभी के दर्शन करना चाहते हैं। धन्यवाद अदिति जी। अपेक्षा जी, रूबी जी, Realme 6 Pro कौन है? हम उनका भी दर्शन करना चाहेंगे। हाँ, सुनीता जी, आप बताइए, आपका कोई सवाल है? अनम्यूट हाँ कीजिए सर, अपने आप को। ग्रुप 3 में जो आपने दिया है मतलब कि वो सैनिक शिक्षा मतलब, तो उसमें कितने साल के बच्चों के लिए है लगभग? मिलिट्री ट्रेनिंग जो है ना, वो हाँ, आठ आठ नौ, एट्थ और नाइन्थ स्टैंडर्ड से हो सकता है, थोड़ा थोड़ा। हाँ 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 ये सर, 9 से ये भी 11। दी जाती है। हाँ, बरोबर है, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, पर वो हाँ 3 साल के लिए होना आवश्यक है, ऐसा एक विचार है, एक ऐसा मुद्दा है। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। तो बाकी कोई शिक्षक मित्र, किसी को कोई सवाल है? चलिए, तो हम आगे बढ़े, और मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। सैनिक तो शिक्षा। आज का हमारा सत्र है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, और उसमें आप अपने अपने विचार रखेंगे। ठीक है, हर एक ग्रुप में क्या होगा कि हमने हर एक ग्रुप में एक मध्यस्थ चुना हुआ है, तो ग्रुप के सारे मेंबर्स
अगर वो अपनी बात कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में मध्यस्थ जो है वो उसकी समरी ग्रुप में रखेगा और अपने विचार भी साथ में रखेगा। और सभी मित्रों को हमने 2-2.5 मिनट का समय दिया है, 2 से 2.5 मिनट का, तो आप 2 से 2.5 मिनट अपनी बात रख सकते हैं। उससे ज्यादा भी अगर बोलना है तो हम आपको बाद में मौका देंगे, पर ये प्रखर रूप से आपको अपने विचार रखने हैं। सबने आसन लिख लिया है। पहले ग्रुप में प्रियंका जी, मानसी जी, रश्मि जी, प्रभात जी, अमीषा जी और विधि जी है। मैं देख पा रहा हूं कि पहले ग्रुप में से अभी फिलहाल प्रियंका जी, रश्मि जी और अमीषा जी उपस्थित है, मानसी जी, प्रभात जी और विधि जी नहीं है। तो आप तीनों को ये कार्यक्रम करना है। और प्रियंका जी आप मध्यस्थ है, तो शिक्षण कार्य क्या सिर्फ एक करियर या जॉब है या और भी कुछ है? तो इस विषय के बारे में आपको अपनी बात रखनी है। हमने प्रियंका जी को मॉडरेटर के रूप में रखा है, तो रश्मि जी और अमीषा जी सबसे पहले अपने विचार शेयर करेंगी। और संकित जी आप थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे, 2.5 मिनट हम दे रहे हैं, ठीक है? तो पहले ग्रुप को हम इनवाइट करते हैं और आपको खुले मन से इस विषय के बारे में आपकी जो भी सोच है वो सबके सामने रखनी है। और आपके विचार रखने के बाद, मतलब ग्रुप का जो विचार है वो रखने के बाद बाकी ग्रुप वाले उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। तो सभी को ध्यान से सुनना है और पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? कोई सवाल? हाँ मैं समझ सकता हूँ प्रियंका जी, आप लाइट नहीं है तो आप बंद रखिए। चलिए, तो हम ग्रुप 1 को इनवाइट करते हैं। तो पहले में अमीषा जी आपसे शुरुआत करते हैं। आपका विषय है कि शिक्षण कार्य सिर्फ करियर है या जॉब है या उससे अलावा भी है। तो आप इस विषय में अपनी क्या बात, क्या लॉजिक, क्या अनुभव, क्या कल्पना या फिर क्या अपना विचार रखना चाहते हैं वो सबके साथ शेयर करें। जय हिंद सर। जय जी ने सर संगीत जी, मेरे को अमीषा जी को तो स्पॉटलाइट कीजिए। सर मुझे ज्यादा टॉपिक तो नहीं आया थोड़ा समझ, पर शिक्षा के बारे में मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया है। तो बताइए। शिक्षा शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप गुरु की तरह होते हैं। लोग आपको एक गुरु के रूप में भी देखते हैं। इस क्षेत्र में आप किसी भी निजी या सरकारी सेक्टर में के तौर पर भी काम कर सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र काफी डायमेटिक होता है, जिससे हमें हर रोज एक न्यू चैलेंज से गुजरना पड़ता है। और बहुत सर बढ़िया। शिक्षा शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल में पढ़ाना ही नहीं होता, उसके बहुत सारे रूप भी होते हैं। जैसे कि किसी संस्था में भी पढ़ा सकते हैं, आप खुद का निजी सेक्टर भी खोल सकते हैं या विद्यार्थियों को भी पढ़ा सकते हैं। और सर करियर और जॉब का भी एक विषय था उसमें। तो सर करियर अपनी मंजिल होती है और जॉब अपना एक सफर के रूप में होता है। करियर में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं। जॉब कोई अपनी मजबूरी से भी करता है और कोई अपनी खुशी के लिए भी करता है। पर अगर अच्छा करियर होगा तो अच्छी जॉब भी होगी। और बरोबर। सर थोड़ा मतलब इतना नहीं मैंने किया, बट जितना मुझे थोड़ा समझ आया उसमें ऐसा ही कि करियर मतलब करियर पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि करियर अपना ब्राइट होगा ना तो जॉब अपने लाने अपने आप भी बहुत सारी वैकेंसी सब कुछ रहती हैं। बहुत अच्छा। ओके। और आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की कि शिक्षा जो देता है वो गुरु होता है और वो गुरु की तरह ही प्रस्थापित होता है, उसकी इमेज गुरु की तरह बनती है। तो आप, हाँ, अमीषा जी, आप जॉब और करियर और शिक्षा का ये जो कार्य है उसमें आप कुछ अंतर देख पाते हैं कि ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर आ, आ, कुछ एक समय के लिए जॉब करने के लिए होता है कि ये कार्य कुछ अलग होता है आपके हिसाब से? सर
मेरे हिसाब से जॉब से भी अपन का बहुत कुछ, मतलब अपन स्कूल किसी सेक्टर में स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो एजुकेशन के हिसाब से अपन अपना भी खुद का भी रिवीजन होते चला जाता है। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। पर सबसे मेन फोकस पहले आप करियर पर थोड़ा ध्यान दो, करियर पे ध्यान देते हैं ना, तो हमारे लिए हर कंपनी अप्रूव करना चाहती है, मतलब हर कंपनी हमको लेगी। और अगर हमारा करियर ही अच्छा नहीं होगा तो फिर सर ऐसा ही, मतलब अपन किसी भी इतनी अच्छी जॉब अपन को प्रोवाइड नहीं होती फिर। चलिए बढ़िया। सर मैं एक मुझे और खुद सवाल को, जोड़ता हूँ। हाँ बहुत सर, वो अच्छा क्या है, आप। थोड़ा टॉपिक समझ नहीं आ रहा था तो सब पूछ रहे थे मेरे से, तो मुझे थोड़ा जितना आया मैंने उतना प्रिपेयर कर लिया। हम्म। ठीक है। आपने ग्रुप में चर्चा की, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी एक बात कि आपने पिछले सत्र में, आगे के सत्र में ऐसी एक एक्सरसाइज की थी कि आपके प्रिय शिक्षक कौन है, जो शिक्षक जो आपको याद है, जिन्होंने आपको प्रेरणा दी है, ऐसा कुछ आपने आगे बनाया था, लिखा था। यस, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो तो मेरा उस सवाल ये है। हाँ, उस तो वीक मेरा में सवाल ये, हाँ, वो शिक्षक जो आपको बहुत प्रिय है, जिन्होंने आपकी जिंदगी में बदलाव लाया है, वो जॉब कर रहे थे, या वो उनका करियर था, या वो उनका जीवन कार्य था, जो आपको याद है, जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जीने की एक उम्मीद जगाई है। तो आपका उनके बारे में क्या सोचना है? वो जॉब कर रहे थे। सर वो जॉब कर रहे थे क्योंकि उनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन, थोड़ी उनके घर की थोड़ी खराब थी, और करियर उनका हम्म। सर कुछ और था, तो वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे। ओके, ओके। और फिर भी वो इतना बेस्ट दे रहे हैं कि आपको वो उनके रोल की भूमिका के हिसाब से आज भी याद है। यस और नो? हाँ सर, पढ़ाते चलिए। बहुत अच्छा थे वो। हम्म। बढ़िया। और मतलब सबसे अच्छे से बात करते थे, पढ़ाते भी अच्छा थे, मतलब वो अपनी जॉब को भी अच्छे से ही निभाते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे किसी वजह से ये जॉब करनी पड़ रही है। वो कहते थे कि ओके। इस मतलब इस फील्ड में मैं आया हूं ना, तो अपना बेस्ट दे के जाऊंगा कि मतलब मुझे भी कोई याद करे। तो आज भी हमारे बहुत सारे सर बहुत छोटे के हैं, तो सामने कभी आते हैं, मिलते हैं हमसे, तो हम उन्हें नमस्ते गुड इवनिंग बोलते हैं, वो हमसे पूछते हैं और आप पढ़ाई में अभी आगे क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। हम्म। और बहुत बढ़िया अमीषा जी। देखिए, वही है कि चाहे जॉब और करियर कुछ भी हो, कोई भी हो, क्या हम बेस्ट दे पा रहे हैं? क्या वो कार्य करके हम खुश है? क्या वो कार्य ऐसा है कि जो करने से हमें ऐसा लग रहा है कि हम जी रहे हैं और हम बहुत बढ़िया अ, अपनी रोल में, अपनी भूमिका में बेस्ट कर रहे हैं? तो शिक्षा का जो कार्य है, वो कार्य का जो चिंतन है, वो इसी सवाल में था कि भाई शिक्षा का ये जो कार्य है, वो क्या करियर और जॉब ही है, या उसके अलावा भी कुछ है? ठीक है। चलिए बढ़िया अमीषा जी। हम आपका व्यू वापस भी लेंगे। हम एक बार रश्मि जी के पास चलते हैं। रश्मि जी, आप अपनी बात रखें, और फिर हम प्रियंका जी से सुनेंगे। जी सर, जैसे कि आज का टॉपिक है कि शिक्षण कार्य में जॉब और करियर क्या ज़रूरी है। तो सर दोनों अपनी-अपनी जगह पे ज़रूरी है। जिसको अपना करियर बनाना है, क्योंकि सबका एक लाइफ में गोल होता है कि हमें अपने करियर पे फ़ोकस करना है। किसी को लगता है कि हमें अपनी जॉब पे फ़ोकस करना है, कि हमें जॉब करनी है। तो जिसको करियर बेटर लगता है, वो करियर पे फ़ोकस करता है, और जिसको जॉब अच्छी लगती है, वो जॉब पे फ़ोकस करता है। क्योंकि वो अपनी क्षमता पर निर्भर करता है कि सर किसकी क्या क्षमता है, और वो तो क्षमता के अनुसार ही अपनी हाँ, पहचान बनाता है सर। देखिए, क्योंकि रश्मि जी, एक मिनट। आप जी सर, थोड़ा इस सवाल को इस तरह से भी समझिए कि शिक्षा का जो कार्य है, वो क्या जी सिर्फ करियर या जॉब है, या उसके अलावा भी कुछ है? जी सर। सवाल को इस तरह से पूछा गया है कि सर शिक्षा मतलब का जो ऐसा है कि कार्य है, शिक्षा का कार्य जो है वो किस लिए है ना सर? हाँ, वो करियर है या जॉब है, या उससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है? सर, जैसे कि ये शिक्षा का कार्य करियर या जॉब, ये करियर और जॉब नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के ऊपर डिपेंड करता है। अपन चाहें तो इसे करियर के तौर पे भी ले सकते हैं, और भविष्य मतलब ये है कि जॉब के तौर पे भी ले सकते हैं। अगर अपन बच्चों के लिए एक जॉब के तौर पे या करियर के तौर पे पढ़ाएँगे, तो अपन बच्चे को कभी भी आगे नहीं ला सकते हैं।
और अगर अपन के लिए पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो इसे मतलब एक लगन और इसे अपने मतलब आत्मभावना समझनी चाहिए कि इसमें उसे मतलब एक तो ये है सर कि टीचिंग लाइन में जाना नहीं चाहिए, अगर जाएं तो उसे लगन के साथ करना चाहिए। क्योंकि ना अगर बच्चों की सबसे बड़े जैसे कहा जाता है कि बच्चों को एक गुरु कहा जाता है, लेकिन आजकल ये चलता है कि सर और मैम, सर मैम नहीं है, वो गुरु हैं। गुरु चाहते हैं तो वो बच्चों को आगे बढ़ा सकते हो, गुरु चाहता है तो बच्चे को मतलब ऐसा है कि उसका आत्मबल गिरा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। माता पिता से बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, माता पिता के अलावा जो है वो गुरु के हाथ में होता है। जैसे कि सर शिक्षा से ये नहीं है सर कि इससे क्या पता चलता है कि जॉब लगनी चाहिए, कि करियर बनना चाहिए, इससे नहीं है। इससे अपने चरित्र का पता चलता है कि अपन के अंदर क्या है, अपनी शक्ति का अपनी शक्ति का पता चलता है, अपनी बुद्धि का विकास होता है सर। कि बहुत बुद्धि प्रोग्रेस करती है। अगर बच्चे के माइंड में ये रहेगा कि अगर क्लास में कुछ भी हो, बच्चे को पीछे बैठा दिया जाए और ये सोच के चलें कि ये मेरी जॉब है, मुझे पढ़ाना है, आज कॉपी में वर्क देना है और कुछ के आगे कुछ भी नहीं करना, तो अपन बच्चे को आगे नहीं पढ़ा सकते, ना बढ़ा सकते। उसके लिए समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और आजकल के टीचर्स का यही है कि सर उसे वो ये नहीं सोचते हैं कि बच्चों का करियर बनेगा कि बिगड़ेगा। इससे ये सोचते हैं कि नौकरी है, मुझे करनी है, इससे मुझे पेमेंट मिल रहा है। इससे सर बच्चे आजकल के बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जिनको अच्छी शिक्षा मिल जाती है वो पढ़ते हैं, लेकिन जो निम्न स्तर के जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रहते हैं ना सर, जो कि निम्न निम्न वर्ग से रहते हैं, माध्यम वर्ग से, जो जिसके पास फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं रहती सर, उनके बच्चे बहुत ही कम रहते हैं। 100% में से मतलब ऐसा ही होगा कि 20% 30% बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं और अच्छा करियर बना पाते हैं, मतलब अच्छी अच्छी क्षमता से जा सकते हैं। ना वो किसी के काम रहते हैं, व्यवसाय के काम से नहीं हो पाते, ना वो शिक्षा के क्षेत्र में, वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते सर। उनका ये रहता कि उनका आत्मबल शुरू से ही कमजोर था, उनको मार्गदर्शन मिला ही नहीं है। गवर्नमेंट शिक्षक का अधिकतर यही मतलब एमपी का तो मैंने यही देखा कि टीचर्स का ये रहता कि वो पढ़ाना तो पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाना तो चल गया। क्योंकि ना यहाँ थोड़ा-सा मतलब गवर्नमेंट टीचर है, मुझे पेमेंट मिल रहा है, बात खत्म है, मुझे उसके आगे कुछ नहीं है। तो सर मेरा कहना तो यही है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे को आगे बढ़ाना है, कि जैसे कि कहा जाए तो सर अब्दुल कलाम जी हैं। उनने शिक्षा के क्षेत्र में कैसे वो गरीब थे और कितना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर भी हमारे पूर्व पूर्व राष्ट्रपति रहे और उनने कितने सारे आविष्कार किए। और उसके साथ-साथ उन्होंने अपना मतलब इस भारत देश में अपने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। और लेकिन ये नहीं है सर कि मिडिल क्लास इंसान पढ़ नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़ा फॉल्ट ये रहता है कि शिक्षा। बच्चे को अगर करियर बनाना है, अच्छी जॉब करना है, सारा कुछ करना है, तो सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है। और शिक्षा के क्षेत्र में सर कोई भी मतलब ऐसा है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सबको यही लगता है कि शिक्षा ज़रूरी है सर, लेकिन शिक्षा के साथ-साथ गुरुओं का भी बदलना ज़रूरी है। अगर गुरु नहीं बदलेगा तो शिक्षा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सबको यही लगता है कि शिक्षा जी सर। बढ़िया। आप महत्वपूर्ण बात रख रही है कि शिक्षा में गुरुओं का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं बदलेंगे तो बच्चे तो नहीं बदल पाएंगे। बहुत बढ़िया। आयुषी जी, आप कुछ कहना चाहती थी इस विषय में? जी सर, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ। सर, जो कि आपका क्वेश्चन था कि एजुकेशन और करियर का था, तो इस विषय पर मैं ये कहना चाहूंगी, एजुकेशन ना तो कोई डिग्री है, ना परसेंटेज है। एजुकेशन सिर्फ वो है कि जो अपन सीख रहे हैं। एजुकेशन इज ऑल अबाउट व्हाट यू लर्न। अब जरूरी नहीं है कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास कोई एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन मॉरल वैल्यूज भी होती हैं। एजुकेशन वो टैलेंट भी होता है, हिडन टैलेंट, जो कि मतलब जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे, पीएचडी की हो, पर एजुकेशन वो है कि आपको कितना टैलेंट भी आ रहा है। क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग भी मतलब कि अच्छे खासे बिजनेसमैन होते हैं। तो एजुकेशन वो चीज है जो कि आप सीख रहे हो, और एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी भी खत्म नहीं होती। बहुत अच्छा आयुषी जी, बढ़िया। एजुकेशन वो हाँ, चीज भी है जैसे कि अपन बहुत छोटे बच्चे सीख सकते। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी एक हाँ, नहीं, कजिन सिस्टर है, बहुत आयुषी छोटी। जी, आयुषी जी, आप जो कह रहे हैं वो शायद अगला जो हमारा ग्रुप है उसमें शेयर होगा। आप जो मुद्दे कह रहे हैं, अच्छा। बस यहाँ पे मुद्दा यही था
कि शिक्षा का जो कार्य है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए जॉब या करियर नहीं है, ये उससे हाँ। बढ़कर भी हो सकता है। कई हम्म। सारी जिंदगियों का निर्माण होता है और रश्मि जी ने उसमें बहुत अच्छे से बातों को पॉइंट आउट किया है। तो बढ़िया है, और आपने भी अपने व्यू रखे, वो बहुत अच्छी बात है। हम प्रियंका जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, आप ये दोनों व्यूज को भी सम अप करें और अपनी बात भी रखें। आपके पास 2.5 मिनट है। रश्मि जी, थोड़ा उनका समय देखना पड़ेगा। बोलिए प्रियंका जी। सर, मेरा ये मानना है कि शिक्षण का कार्य जॉब और करियर भी है और उससे बढ़कर भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अपने आसपास भी देखा है कि कुछ लोग जॉब करते हैं कि अपनी खुशी से भी करते हैं, और कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो और अच्छा होता है कि हाँ मिल गई, कुछ नहीं, आराम की जिंदगी है। और कुछ लोग अपनी मतलब भूमिका समझ के करते हैं कि हाँ इन बच्चों को हमें आगे करना है, पढ़ाना है और इन बच्चों का भविष्य हम ही है। तो कुछ लोग बहुत ये अच्छा सोच कर कहते हैं। तो मेरा तो ये मानना, हमें अभी जो पॉइंट मिला हमने कल तो नहीं देखा, आज ही देखा, और 15 मिनट में कुछ भी तैयार नहीं किया, बस सोचा था कि देखेंगे क्या बोलना है, जैसे होगा कर लेंगे। तो ये सोच के मैंने नहीं किया कि टॉपिक की तैयारी भी पहले से कर लें या नेट से ढूंढ लें या कुछ भी। ये सोचा था कि मन में जो जो है वो सब बोल देंगे आज। तो यही बोलिए। है कि जैसे कि अभी उन्होंने बोला, रश्मि जी ने, कि गुरुजी को बदलना चाहिए। तो वो अपने अपने अंदर से होता है कि कोई टीचर पेमेंट के लिए करता है और कोई टीचर ऐसे करता है कि हाँ हमारी इच्छा है। जब मैं स्कूल में गई थी तो हमसे भी ये पूछा गया था कि आपकी दिल से इच्छा होनी चाहिए पढ़ाने की। अगर आप अपना कार्य समझ के आप पैसों के लिए कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलता, बच्चे नहीं सीख पाते हैं और बच्चे का भविष्य ही हम बनाते हैं। तो इसके लिए बेहतर होता है, ये बात सच है कि बदलना चाहिए टीचर को। लेकिन कोई कोई टीचर होता है पहले से ही, फिर भी उसको ऐसे देखा जाता है कि हाँ ये बहुत गहराई से पढ़ा रहा है, और पहले पुराने टीचर होते हैं, अरे कुछ नहीं अपना कार्य किया आ गए। तो कुछ वो टीचर उनके लिए फिर ऐसे लगने लगते हैं कि अरे ये ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। तो उन वो करने लगते हैं कि अब ये टीचर अलग है, ये टीचर अलग कर रहा है। तो कुछ लोग उसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, या तो उनका नहीं चलेगा तो वो उनको निकाल देंगे, या फिर वो कुछ अपने में भी बदलाव कर लेंगे कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं तो हम इनको देख के सीखें कि हम भी बच्चों को और बेहतर कर सकते हैं उसी टाइप में, उसी आइडिया से। तो ऐसा होता है। और मैंने ये भी देखा है कि करियर जॉब के साथ साथ कोई शिक्षा अच्छी प्राप्त करता है, लेकिन वो उसको बिजनेस बना लेता है। बहुत बार जैसे कोचिंग गई तो फिर वहां सर लोगों ने पढ़ाया 250 रुपए महीने, 500 रुपए महीने, और बच्चे की उनकी अच्छी, एक सबसे अच्छा बिजनेस ये होता है कि एक क्लास में कम से कम 30-40 स्टूडेंट आ जाए तो 500 रुपए, 1000 रुपए हो रहे तो उनके 3-4 शिफ्ट लगे तो सबसे अच्छा धंधा होता है कि 1 लाख रुपए महीने हो जाते हैं उनके। तो करियर भी हो जाता है कि हाँ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सेट है। तो शिक्षा अच्छा अच्छा है, और अच्छे कार्य के लिए हो तो बहुत अच्छा है कि बच्चों की भी सोचें, सब अपना अपना सोचते हैं। लेकिन हाँ उनसे हमें शिक्षा मिलती है वो भी बहुत अच्छा है। वो भले ऐसा तो नहीं सब फ्री में कर दें, लेकिन हाँ अच्छा होता है कि ये शिक्षा का कार्य कर रहा है तो वो पैसे ले रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम उन बच्चों से पैसे ले सकते हैं जिनके पास हो, जिनके पास नहीं है उनको हम ऐसे भी पढ़ाएं तो वो आगे जाके बढ़ बढ़ भी सकते हैं। और हमारा भी एक रह जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छे टीचर थे, हमारे पास कुछ नहीं था तो इन्होंने हमें पढ़ाया है और ये सब किया है। सब फीस लेते थे लेकिन इतनी हम लोगों से फीस भी नहीं ली। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन देखने को मिलता है कोई कोई कहीं से भी जुगाड़ करके दे दे, कि कहीं से भी निकाल के दे, और बच्चे पढ़े ना पढ़े उसमें वो फिर नहीं देख पाते टीचर्स। और जिनको सही पढ़ने बात। की इच्छा होती है वो पढ़ भी नहीं पाते पैसों के चक्कर में। तो ये नहीं है कि हाँ नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चों को भी आगे करना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं होता, पढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो ये सही है कि कैरियर भी है और अपना बिजनेस भी हो सकता है और जॉब भी है, बढ़िया। तीनों चीज हो सकती हैं इसमें, और इससे बढ़कर भी हो सकता है। सोच समझ के करते हैं, विवेक से करते हैं तो सबको न्याय मिल सकता है उसमें, है ना। जो पॉइंट हाँ आते हैं सर। उनको भी और मिल सकता है। बढ़िया प्रियंका जी। शिक्षक का अपना आत्मसमर्पण होता है इसमें। यस, सही बात है, और आपने बहुत अच्छे से ये बात बताई। तो शिक्षक
जो शिक्षा का कार्य करते हैं वो भी इस बारे में सोचते रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे हमारे सामने दाखिले हैं कि हाँ वहाँ पे सर, किस होता तरह है। के शिक्षक है और कि बच्चों को क्या मिलती है उनसे शिक्षा और आगे जाके बच्चे कैसे बनते हैं। अच्छी पगार मिलते हुए भी बच्चों में इतनी वैल्यूज ऐड नहीं हो पाती है ना? तो जी ऐसा जी भी सर। होता है। और शिक्षक गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छे होते हैं कि वो बच्चों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। प्राइवेट में भी ऐसा होता है कि कुछ शिक्षक एकदम दुकान खोल के बैठ जाते हैं, जैसे आपने बताया प्रियंका जी, होता कि है सर। 4-5 शिफ्ट और धनाधन बहुत सारे बच्चे आते हैं और फिर वो अपनी अच्छे से काम करते हैं, उसमें सीखने को भी मिलता है, उसका पैसा भी लेता है और हो सकता है कि उसमें जो जरूरियतमंद है उनको भी वो शायद मदद कर दे। हाँ तो अपना एक नजरिया है। बट करियर और जॉब के अलावा भी शिक्षा का कार्य काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता इससे है। जीवन का विकास होता है, नई दिशाएं खुलती है, बच्चों में एक अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से जिंदगी को अलग नजरिए से देखने का एक तरीका मिलता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षा को इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए। रश्मि जी, मैं आपके पास आऊंगा, हमें बाकी 3 ग्रुप भी निपटाने हैं। जैसे ही समय उनको भी समय देना है, तो जैसे ही समय निकलता बचता है तो हम आपको वापस इस विषय के ऊपर बोलने के लिए बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आयुषी जी, बढ़िया है कि आपने भी अपनी बात रखी इस विषय में, इस सब्जेक्ट में। तो मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर करता हूं और दूसरे ग्रुप को हम इनवाइट करते हैं। तो दूसरा ग्रुप है अदिति जी, मुस्कान जी, मंजरी जी, ऋचा जी और सुरभि जी का। तो उसमें अदिति जी और मंजरी जी हाजिर है। ऋचा जी की तबीयत ठीक नहीं है, मुस्कान जी और सुरभि जी आज आए नहीं है। तो क्या आज का एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और करियर ओरिएंटेड हो गया है? इसके ऊपर बात करनी है कि भाई हम जो परीक्षा देते हैं वो सिर्फ मार्क्स के लिए देते हैं और सिर्फ कारकिर्दी बना के पैसे कमाने के लिए देते हैं। तो क्या ऐसा ही है, ऐसा ही हो गया है? इसके ऊपर अपने विचार रखने हैं कि इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। तो मंजरी जी मॉडरेटर है, तो मैं अदिति जी को इनवाइट करूंगा कि अदिति जी आप अपनी बात रखें। अदिति जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ। गुड इवनिंग सर और मेरे सभी शिक्षक मित्रों। मैं अदिति जैन, सेकंड ग्रुप से। मेरा आज का विषय है, क्या आज का एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और कैरियर ओरिएंटेड हो गया है? हाँ, इस शिक्षा की जरूरत हर जगह होती है। पूरे जीवन भर ये चलने वाली प्रोसेस है। हर बच्चा जन्म से लेके मृत्यु तक निरंतर सीखता ही रहता है, शिक्षा लेता ही रहता है और इसी के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास भी होता है। लेकिन आजकल के लोगों की सोच है कि जो पढ़ लिख गया उसकी लाइफ कैरियर बन गया, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की उसकी जिंदगी झंड हो गई, यही सब दिमाग में सबने बिठाया हुआ है। और ये 2 पंक्तियां बोलते हैं, मेरी बहुत पापा की नानी है वो भी बोलती थी, ये पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन और खेलकूद दोनों जरूरी हैं। जो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं, उनका बचपन तो फिर गया। एजुकेशन मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस समय एजुकेशन सिस्टम ना असलियत से कोसों दूर है, सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, जिसका जो ये किताबी ज्ञान होता है ये जॉब में पूरी तरह यूज नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट जॉब ओरिएंटेड कोर्स करा तो रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कराए जाने वाले कॉलेज कोर्सेज जो करवाते हैं उनके बारे में गांव और छोटे शहरों के स्टूडेंट को ना तो पता चल पाता है और ना ही भरोसा हो पाता है। जब कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन आते हैं तो यही देखा जाता है कि कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है। कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज की टेक्निकल स्किल्स और एजुकेशन को सिलेक्शन का
क्राइटेरिया माना जाता है। मतलब मैं उसमें सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ और भी अदर एक्टिविटी भी होनी चाहिए। आज की शिक्षा वास्तव में परीक्षाएं तो पार लगा देती हैं, लेकिन समझ की नैया नहीं पार कर पाती। आजकल माँ बाप भी अपने पेशों के प्रति अधिक सजग रहने लगे हैं और अभिभावक अपने कैरियर के प्रति सजग रहने लगे हैं। आजकल अभिभावकों को अपना कैरियर अधिक महत्व करता है। सर मैंने ज्यादा तो तैयारी नहीं की थी, बस इतनी। बढ़िया अदिति जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं और जो जरूरी है सोचने के लिए वो आपने रखा है। और सर मेरे ख्याल से तो एजुकेशन ना है इम्पोर्टेंट, वो भी है एजुकेशन भी, उसी के अकॉर्डिंग होता है, विकास भी होता है। लेकिन कुछ अदर एक्टिविटी, सिर्फ इससे ना अपना जीवन नहीं निकल सकता। सिर्फ एजुकेशन, ये मार्क्स और कैरियर, सिर्फ इनसे नहीं निकल सकता। किताबी ज्ञान से मतलब अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। अदर एक्टिविटी सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मतलब बरोबर, आपकी बात सही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और भी हमारे मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। मंजरी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अदिति जी ने जो बात शेयर की है उसमें आप अपना कोई व्यू पॉइंट है तो वो बता सकते हैं। और उसके बाद में ग्रुप में जो मित्र इस विषय के बारे में अपनी दो प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो वो भी। जी सर, जय जिनेन्द्र सभी को। जैसे कि विषय है कि क्या शिक्षा करियर ओरिएंटेड हो गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा पूरी तरह से मार्क्स पर ही हो गई। बच्चे जो है आज माइंड सेट ऐसा बन गया, सिर्फ पढ़ने पास होने के लिए पढ़ रहे हैं या सिर्फ जॉब पाने के लिए पढ़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहा है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। जिस तरह से टीचर्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए टीचिंग कर रहे हैं, उसी तरह से बच्चे भी पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पास होना है। और पिछले 2 साल में कोरोना में तो ये हो गया है कि बच्चे सिर्फ पास हो रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है। जो उनको पहले आता था 2 साल पहले, जो उनकी कंडीशन थी उससे बहुत खराब कंडीशन अब बच्चों की हो गई। बरोबर जी सर। तो इसमें मतलब ये बात पूर्णतः इस वक्त मतलब इसके पक्ष में ही बोलना पड़ेगा कि पूरी तरह से करियर ओरिएंटेड ही हो गए। कोई भी बच्चा या कोई भी ना तो मतलब इस उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर रहा है कि मैं ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ, कि मेरी नॉलेज बढ़ रही है, कि मुझे इसका आगे चल के फायदा। सिर्फ और सिर्फ माँ बाप पीछे पड़े हैं कि मेरे बच्चे के 99 आना चाहिए, 98 आना चाहिए, 1 नंबर भी कम आया तो क्यों आया। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे बच्चे को नॉलेज हो रही कि नहीं हो रही। बरोबर जी सर। तो हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए। हमारी भूमिका या हमें जात इस बात पर देनी चाहिए कि बच्चे को पूरा ओवरऑल नॉलेज हो, क्योंकि आगे चल के जो बड़ी क्लासेस में फिर जो सुसाइड की घटनाएं होती हैं वो इन्हीं मार्क्स को लेकर के हो जाती, या बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो कारण बनता है ये मार्क्स। अगर हम नॉलेज, एक बहुत 3 इडियट का बहुत बड़ा अच्छा सा डायलॉग था कि हमें नॉलेज के पीछे भागना चाहिए, मार्क्स के पीछे, मतलब कुछ इस तरह से। वो बहुत अच्छी बात उन्होंने उस फिल्म में उठाई थी या कही थी कि अगर हम नॉलेज को बढ़ाते हैं तो सफलता झक मार के आएगी, अगर हमारे अंदर ज्ञान है। लेकिन अब ये सोच बच्चों में नहीं आ पा रही। बच्चे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड हो गए, या वो ये जो बड़ी क्लासेस में है, जो IIT या बड़ी कंपटीशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी यही लगता है कि मुझे हर हाल में जॉब पाना है, एनी हाउ, कैसे भी हो वो, फिर चाहे वो लीगली हो इलीगली हो, कैसे भी हो। फिर उधर ये भी मोरालिटी खत्म हो जाती है, कैसे करके या नेता किसी तरह सोर्स से हो जाए, किसी तरह से भी हो, मुझे जॉब मिलनी चाहिए। बरोबर जी सर। बहुत सही बात बताई अदिति जी, मंजरी जी, आपने अच्छे से अपने विचार रखे इस विषय के बारे में।
और हम भी देख पा रहे हैं कि कोरोना के समय के दरमियान भी और वैसे भी ज्यादातर हमारा जो शिक्षण है ना वो व्यापार बन गया है। मतलब उसमें अर्थ का महत्व ज्यादा हो गया है और उसमें भी पैसों के संदर्भ में हम देखने जाए और बच्चे भी, माँ बाप भी इतनी बड़ी बड़ी फीस भर के बच्चों को ज्यादातर जो आगे बढ़ने के लिए प्रेशराइज करते हैं, तो मार्क्स ज्यादा से ज्यादा है उसके लिए प्रेशराइज करते हैं। वो कितना सीख पाया है, उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी होती है, उसके बारे में बहुत ही कम बात होती है। और जीवन में जब आगे हम बढ़ते हैं, जब हम अच्छे करियर के लिए जाते हैं और उस समय अगर कोई क्राइसिस आते हैं, क्राइसिस आते हैं तो बच्चा क्या है कि वो मैनेज नहीं कर पाता है ना। और आप देख पाते होंगे कि बड़े बड़े IIT, IIM है, बड़े AIM, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी कॉलेज होती है, उसमें कई बार कई सारे छात्र सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि मार्क्स के आधार पे तो उन्होंने बहुत अच्छे से परसेंटाइल लाए हैं और अच्छा करियर चुनने के लिए वो आगे बढ़े हैं, बट जीवन में जब क्राइसिस आते हैं तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं और जिंदगी को कम कर देते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि मार्क्स करियर के साथ साथ शिक्षण सही रूप से दिया जाए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम पेपर में और न्यूज में बहुत कुछ छपते हैं, देखते हैं, आप मानोगे नहीं, बट अभी पूरे विश्व में आप अगर न्यूज की वो भी देखोगे तो डिप्रेशन का जो दौर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इतनी भौतिक सुविधाएं बढ़ने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन में सबसे बड़ी कमी है, कुछ गड़बड़ है, तो जिसके ऊपर सोचने की बहुत आवश्यकता है। बहुत अच्छा, आप ग्रुप 2 ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। हम आगे बढ़ते हैं। टीना जी, आपको इस विषय में कुछ अपना शेयर करना है? हाँ बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, जो एजुकेशन यानी कि जो पढ़ाई है हमारी, वो आजकल सच में मार्क्स के लिए हो गई है। बच्चों पर प्रेशर डाला जाता है कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और आजकल ना एकदम इंग्लिश 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 सिर्फ उसी पे जोर दिया जाता है। बच्चे मतलब वो समझते नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी उनको इंग्लिश पिलाई जाती है, मीनिंग रटाए जाते हैं। लेकिन अगर वही बात उनको इंग्लिश में समझाए ना, तो वो बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और आगे उसमें काफी आगे भी निकलेंगे। लेकिन ना मतलब आजकल सिर्फ इंग्लिश पर, और अगर बच्चों के ना 2 मार्क्स भी कम आ गए ना, तो पेरेंट्स दबाव डालते हैं कि तुमने इतनी कम पढ़ाई की है, तुमसे ये नहीं बना, वो नहीं बना। लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो कितना बाकी कामों में कितना आगे है, बाकी कामों में उसका माइंड कितनी तेज है, ये नहीं देखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ज्यादातर ये हमें ध्यान देना चाहिए कि जो और काम है हमारे पढ़ाई के अलावा, उसमें वो कितना आगे है। और फिर सर जो इंग्लिश है, उस पे कुछ ज्यादा ही जोर दिया जाता है कि मतलब इंग्लिश लेसन भी इंग्लिश ही, हर चीज में इंग्लिश। तो उनको हिंदी में ज्यादातर बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो ये बहुत बढ़िया। टीना जी, आपने मातृभाषा वाला विषय के बारे में अभी से ही अपनी बिंदु रख दी है, अच्छी बात है। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तीसरा हमारा जो टॉपिक था, चलिए मैं लास्ट में लेता हूँ, अभी टीना जी ने बता दिया है तो ये विषय हम पहले ले लेते हैं। अभिलाषा जी है, IUCG सागर से इसमें जुड़ी हुई है, और स्वेच्छा जी है। तो बच्चों की शुरुआत की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। इस विषय के ऊपर आपको अपने अपने व्यूज रखने हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मॉडरेटर अभिलाषा जी है, तो अभिलाषा जी अपने ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स बोल ले, उसके बाद अपनी बात रखेगी। तो मैं IUCG सागर से इनवाइट करता हूँ कि वो अपनी बात रखे, और टीना जी आप भी जुड़े रहे क्योंकि आपने भी बहुत अच्छे से ये पॉइंट को कवर किया है। IUCG सागर से, IUCG अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। बच्चों की शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ।
क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स अपने निकाले हैं, ये मेरी सोच है, आप बताइएगा। क्योंकि पहली बात तो मदर टंग होती है, जो भी अपन बात करते हैं नॉर्मली, तो कम्युनिकेट करने में अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में और भी जो भी सोशली इजी होता है। और भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान भी हो जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हिंदी है, तो अगर कोई भी भाषा है तो उसका पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा ना, शब्दकोश की वृद्धि होगी। और जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है 5+, 3+, 3+4, तो इसमें भी बताया गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो मातृभाषा में होगी। और जितना ज्यादा मतलब लैंग्वेजेस आएंगी किसी भी इंसान को, तो साइकोलॉजी का ही किसी बुक में पढ़ा था कि वो फैक्ट है कि उसके ये डिसीजन मेकिंग में उतनी ज्यादा इजी होता है जितनी ज्यादा उसके ये नॉलेज होगा अदर लैंग्वेजेस का भी। और भाषा का भी प्रचार प्रसार होगा, सभी जानेंगे। एक ही मिनट, मोहित जी आप बने रहिए, वो विषय ही पूरा चर्चा करना बाकी है, तो आपको जरूर मौका मिलेगा। और बोलिए। भाषा का एक तरीके से बैरियर भी होता है, जैसे कई सारी जगह पे अपन को अपने आइडियाज रखने पड़ते हैं कि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर सभी को एक भाषा आएगी तो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन में इजी होगा उनका ये बात करना। नहीं तो क्या होगा कि अगर एक के विचार हैं, कुछ भी कोई आइडिया है और वो आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, पर भाषा के बैरियर के कारण वो अपन उसको ना समझ पाएंगे और ऐसे ही करेंगे कि मतलब ठीक से वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा क्योंकि उसके लिए उस भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। तो बस यही था। बहुत अच्छा आयुष जी, आपने उसकी तैयारी की, अपने बिंदु आपने रखे मातृभाषा के लिए, बहुत बढ़िया। मैं भी अपना एक अनुभव जरूर शेयर करूंगा, बट पहले हम बाकी मित्रों को भी सुन लेते हैं। बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और बहुत सोचने वाले बिंदु रखे हैं। तो उसी ग्रुप से मैं स्वेच्छा जी को इनवाइट करूंगा। स्वेच्छा जी, आप अपनी बात रखें इस विषय में। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। और जी, आज का मतलब मेरा बच्चों की शुरुआत मातृभाषा से कैसे करें, तो इसमें मातृभाषा बच्चों के लिए सर्वप्रथम है अपने संस्कार और संस्कृति, और इससे शुरुआत होती है हमारी मातृभाषा से, क्योंकि अगर मातृभाषा नहीं होगी तो संस्कार भी नहीं आएंगे। और आजकल तो क्या होने लगा है कि इंग्लिश मीडियम, जो भी देखो सिर्फ इंग्लिश ही मीडियम, तो अनुभवों के लिए भी पढ़ाने भी बहुत तकलीफ होने लगी, और इससे बच्चे ना हिंदी के रह जाते हैं ना इंग्लिश में पहुंच पाते, बीच के बीच रह जाते, ना इस साइड पहुंच पाते ना इस साइड, क्योंकि आदि हिंदी में भी रहते, क्योंकि अपने संस्कार के हिसाब से अपनी मातृभाषा के अनुसार वो हिंदी मीडियम में हिंदी के रहते, और स्कूल में इंग्लिश के ऊपर जोर डाला जाता। तो बच्चों के लिए आप या फिर अपनी मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे में बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते कि ना इंग्लिश के रह जाएंगे ना हिंदी के। और अपनी संस्कार और विचार मतलब बच्चों के लिए अपनी मातृभाषा का ज्ञान शुरू से होना चाहिए, क्योंकि आजकल इंग्लिश पे इतना जोर स्कूल में घर पे बस इंग्लिश ही इंग्लिश, इंग्लिश से ऐसा पढ़ो, इंग्लिश मतलब आगे सब कुछ, इस वजह से हिंदी मतलब अपनी मातृभाषा के लिए। हाँ, आपकी आवाज म्यूट हो गई। स्वेच्छा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वापस बोलिए लास्ट के 2 सेंटेंस। यस सर। सर अब आई आवाज? हाँ, अभी आ रही है। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, उसके बाद नहीं सुनाई दिया। अच्छा, तो सर जैसे आपका है तो हिंदी में मतलब तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अपनी मातृभाषा के लिए एक वो तो दिया कि, क्योंकि फिर आजकल इंग्लिश में कोई वो नहीं रह जाता, और फिर अपनी मतलब सभी अपनी मातृभाषा का ध्यान रखना चाहिए, और संस्कार भी मातृभाषा के हिसाब से हिंदी के दें तो बहुत अच्छा रहेगा।
चलिए बहुत बढ़िया। आयुषी जी, टीना जी भी यही बात बोल रही थी। आयुषी जी ने अपने बिंदु भी रखे, शब्दकोश बढ़ता है, बच्चा अपने बातों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है। बढ़िया, मैं भी कुछ बात रखूंगा, बट उससे पहले अभिलाषा जी रेडी है। स्वेच्छा जी, आपने बहुत सही बात रखी है। अभिलाषा जी, आप जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बात की है उसको भी थोड़ा समअप कर ले और अपने बिंदु भी रखे। पहले तो मैं सर क्षमा चाहूंगी सभी से, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू हो रहा था और साथ में मेरे पास कॉल आया जिस वजह से वॉइस मेरे पास आ नहीं रही थी, तो मैं सभी से हाँ पूर्णतः कनेक्ट भी नहीं हो पाई। हाँ, सभी शिक्षक मित्र को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इसके जय पहले भी सर 2 पॉइंट्स में भी मैं बोलना चाहती थी, पर मैंने प्रॉब्लम बताई कि क्या प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। सर सबसे पहले जो मेरा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक मिला मुझे कि हमारी मातृभाषा में ही शिक्षा का मतलब महत्व इस टाइप का। तो सर सबसे पहली गुरु होती है हमारी माँ, जिससे हमारा बच्चा छोटे से जो 3 साल के बाद स्कूल जाता है, लेकिन सबसे पहले वो माँ की ही भाषा से सीखता है। हर चीज माँ से ही सीखता है। तो मस्ट इम्पोर्टेंट मातृभाषा है ही हमारे लिए। लेकिन आज का दौर है जो कंपटीशन का दौर है कि भाई इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप किसी भी प्लेस पे जाएं, तो हर जगह आपको इंग्लिश से सुनने वाले, इंग्लिश से बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन डीपली नॉलेज जो बच्चे को होता है, वह नॉलेज हमारी मातृभाषा से ही हमको मिलता है। इसलिए हमारी शिक्षण नीति मातृभाषा से ही होनी चाहिए, हिंदी से होनी चाहिए। बहुत अ, बढ़िया। सर मैंने खुद अनुभव किया है। मेरे स्टूडेंट स्वेच्छा, जिसने अभी बोला है, मेरी जन शिक्षा समृद्धि की बहुत अच्छी स्टूडेंट है स्वेच्छा। उसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत अच्छा बोला। तो वो भी सही अपनी बात। मातृभाषा से ही सीखी है ना बोलना सर। कोई भी मतलब किसी भी बच्चे को अपन देते हैं जोर, बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ो, बेटा ये करो वो करो, पर उसका भविष्य ये होता है कि वो ना यहाँ का रहता है ना वहां का रहता है। क्योंकि उसको कंफ्यूज होता है। डीपली नॉलेज जो होना चाहिए वो उसको होता ही नहीं है। हम्म, तो हमारा सही है। सबसे पहला तो है कि हमें खुद को परिपक्व, खुद को मतलब कैसे खड़ा करें। तो जिस परिवेश में हम रहते हैं वो हमारा पूरा परिवेश हिंदी मीडियम है। हमें बच्चों के लिए कंपटीशन में ना जाके अपनी समझदारी से बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बहुत बढ़िया अभिलाषा जी, एक मेरा बहुत अच्छा। सर इसी के संबंध में एक मेरा स्टूडेंट है नमन जैन, बड़ा मलहरा में। तो उसको पहले वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, फिर उसका इधर डीपीएस इधर पे सागर में दीपक मेमोरियल स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। तो वहां पे तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा था वो, तो वहां पे बहुत अच्छा था क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं था। अब इधर सागर में जब उसने एडमिशन लिया तो इधर कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जब उसने 2 साल पढ़ाई की सर, तो वो फेल हो गया। ओके। फिर जाके वो वापस बड़ा मलहरा हिंदी मीडियम से पढ़ाई की उसने। इसके बाद वो सांगानेर के जयपुर सांगानेर में उसने एडमिशन लिया। तो उसने अभी तक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थी, पर अब जो अब शिक्षा ले रहा है वो संस्कृत में ले रहा है। तो उसको उसका नॉलेज बहुत अच्छे से हो गया। ओके, तो बच्चों का बढ़िया। देखिए, आपने एग्जाम्पल के साथ 2 बातें की, वो भी बहुत जरूरी था। और जो परिवेश की भाषा होती है वो मातृभाषा होती है, वो एकदम सही बात है आपकी। बच्चे को जो माहौल मिलता है वो मातृभाषा में ही माहौल मिलता है। मैं अपना एक अनुभव इस तरह से शेयर करना चाहूंगा कि मैं एक स्कूल में काउंसलिंग के लिए जाता था, पेरेंट काउंसलिंग के लिए। तो उसमें एक अभिभावक आए और मुझे बताया कि पूछा मुझे प्रश्न कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ।
तो मैं जब उनको सुन रहा था तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वो तय करके ही आए हैं कि उनको इंग्लिश मीडियम में रखना ही है, पर फिर भी वो अपने मन के संतोष के कारण सवाल पूछ रहे थे। तो मैंने उनको ये पूछा कि आपने आपने तय कर लिया है कि उसको इंग्लिश मीडियम में रखना है? तो बोले कि हाँ, लगभग 80% तो रख लिया है, बट मेरी वाइफ जो है ना, वो तो 100% 200% रेडी है कि उसको इंग्लिश मीडियम में ही रखना है। तो फिर थोड़ी हमारी चर्चा हुई, तो मैंने ये पाया कि ज्यादातर मैंने स्कूल्स में भी देखा है कि महिलाएं जो है, जो माताएं होती है, वो बच्चों की अच्छी शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक होती है, बट उनको ये लगता है, साथ में ये भी मैंने देखा कि वो अंग्रेजी माध्यम से थोड़ा ज्यादा प्रभावित है, और इसके कारण वो भी यही सोचती है कि उसमें रखना चाहिए। तो वो माता पिता दोनों आए थे मेरे पास, तो मैंने उनको पूछा, सीधा सिंपल सा सवाल पूछा कि आप आपके घर भगवान है? तो बोले हाँ है। तो मैंने बोला कि आप उनकी पूजा आराधना करते हैं? तो बोले कि हाँ हम करते हैं। तो मैंने बोला कि तो आप जरूर अपने भगवान की आराधना जो है वो इंग्लिश में करते होंगे? तो बोले ना, हम तो अपनी मातृभाषा में करते हैं। तो मैंने बोला सुनाओ। तो फिर वो आरती गाने लगे, भगवान की जो स्तुति करते हैं वो स्तुति सुनाने लगे। तो मैंने बोला कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाओ। तो बोले वो तो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने उनको यही बताया एक लाइन में कि भगवान को जिस भाषा में आप याद करते हैं ना, स्तुति करते हैं ना, उसी भाषा में आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, तो भगवान की स्तुति हम अपनी भाषा में करते हैं और बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। बच्चे का जो मानसिक और कल्पनाओं का जो विकास होना चाहिए वो मातृभाषा में ज्यादा होता है, नहीं कि अंग्रेजी में। अंग्रेजी में जब पढ़ता है ज्यादा, तो वो मातृभाषा और अंग्रेजी ये दोनों के कारण वो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर भी ये मेरा व्यू है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है, बट मैंने कई बार देखा है कि जिनके घर में अंग्रेजी बोलने चालने की लैंग्वेज नहीं है, डे टू डे लाइफ में उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो उसमें आगे जाके बच्चे को बहुत परेशानी हो। तो ये एक बात थी। दूसरा, मैं ये भी देख पाया कि हमारे वहाँ ऐसी भी स्कूल है कि जो मातृभाषा भी पढ़ाती है, मातृभाषा में ही पढ़ाती है, बट साइंस और मैथ्स में वो इंग्लिश का प्रयोग भी करती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स आती है आगे, वो उसमें वो वर्ड्स उनको बहुत काम आते हैं, तो वो उस तरह के प्रयोग भी करती है कि जिससे बच्चे को दोनों बैलेंस में मिले। ऐसा ना हो कि उसको मैथ्स और इंग्लिश साइंस समझ में ना आए। तो ज्यादातर माता पिता का एक फोकस ये रहता है कि आगे जाके अगर वो बड़ी बड़ी एग्जाम देगा और वो तो इंग्लिश में आती है, इसीलिए वो अभी से उसको इंग्लिश में पढ़ा ले, तो वो अच्छे से अपना स्कोर कर पाएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा। तो ये एक मानसिकता रहती है। चलिए बढ़िया, बहुत सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, अपने व्यूज रखे। हाँ अभिलाषा जी, अभी एक ग्रुप और बाकी है। सर 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय। हाँ सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मेरी बच्ची 3 इयर्स हो गई है कंप्लीट, तो उसके चाचा लोग जो सीबीएसई वाले कोचिंग पढ़ाते हैं, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर है। तो उनकी मेंटेलिटी ये है कि हमें कॉन्वेंट या बहुत अच्छे स्कूल में, कॉन्वेंट में तो उनका एडमिशन या ब्लू बेल मतलब बहुत अच्छे स्कूल में करना है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ाना है। तो मेरी मानसिकता हिंदी मीडियम वाली है, उन लोग की है कि नहीं, वो उसमें भी आप ये देखिए, कॉन्वेंट में अगर वो जाती है पढ़ने तो उसमें कोई दो राय नहीं है, बट हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस होना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि वो नहीं करना है। हमें अगर मान लीजिए कि हमारे पूरे परिवार में माहौल ये है कि भाई बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, तो फिर आप जिम्मेदारी लेके मातृभाषा में आप उनको मजबूत करेंगे। ठीक है, ये जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी और हमें ये मनोवैज्ञानिक तरीके से भी समझना पड़ेगा कि मातृभाषा उसके मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी, उसकी कल्पना शक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी। तो ये हमें तय करना पड़ेगा और फिर उसको उस तरह का माहौल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश नहीं सीखना है, इंग्लिश सीखना है। अब कॉन्वेंट के जो कल्चर है, स्कूल्स है, उसमें तो पहले से अंग्रेजी में होता है। तो
और ऐसा नहीं है कि कॉन्वेंट आज खुले, वो तो बरसों से है, ठीक है। तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी है कि वो उसमें पढ़ने जाए तो मातृभाषा का मतलब खालीपन वो महसूस ना करे, वो उसको। जी सर, प्रैक्टिकली वो बच्चे क्या होते हैं, रटना नहीं पड़ता। जब मातृभाषा में सीखते हैं तो रटते नहीं है, प्रैक्टिकली सीख जाते हैं। जो चीज हम इंग्लिश में सिखाते हैं वो रटाते हैं, और मातृभाषा में वो अपने आप सीखते चले जाते हैं। बिल्कुल सही। सर मैं तो इंग्लिश की टीचर हूँ, मैं इंग्लिश के टीचर हूँ और इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैं इसके पक्ष में नहीं। अगर इंग्लिश हर्डल लगती है, परेशानी लगती है, तो उसे सीखिए। बिना इंग्लिश के हम आगे नहीं बढ़ सकते आज के समय में। लेकिन मातृभाषा बचपन में जरूरी है और सीखनी, बच्चे उससे प्रैक्टिकली सीखता चला जाता है। जैसे एक है सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है जो इंग्लिश मीडियम बच्चों को बहुत कठिन लगता है। अगर वो अकबर, बाबर, हुमायूं को हम हिंदी में पढ़ाएंगे वो आसानी से सीख समझ जाएंगे। वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, रटते रहते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता, और ना वो भारत की हिस्ट्री समझ पाते। बहुत सही बात। मैथ्स और साइंस मैथ्स और साइंस में कुछ एक मुद्दों के ऊपर जरूर उसको हेल्प हो जाती है। आप ये भी इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे जो बड़े लोग हैं जो पहले के शिक्षक बने हुए हैं, उन लोगों ने अंग्रेजी में इतनी पढ़ाई नहीं की है, फिर भी आज वो अपने जीवन में बहुत सफल है, बहुत सार्थक भी है, ठीक है। तो महत्व इस बात का है जो आपने सीखा है उसमें आपका अनुभव कितना बना है। अगर जो अनुभव बनता है ना तो वो शिक्षा जिंदगी भर कायम आती है, चाहे वो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो। दूसरी बात कि हिंदी जो है मतलब मातृभाषा जो है ना वो चरित्र की भाषा है, हमारा जो कैरेक्टर होता है ना उसकी भाषा है। जबकि बाकी जो भाषा है इंग्लिश है, और या फिर आप मान लीजिए कि आप गुजरात में आ गए तो गुजरात में आप गुजराती सीख रहे हैं, तो वो गुजराती आपकी मातृभाषा नहीं है, बट आपके लिए वो एक व्यापार की भाषा हो सकती है, क्योंकि आप एक धंधे के लिए कुछ काम के लिए आए। तो वैसे ही इंग्लिश जो है अगर वो परवरिश में नहीं है, मतलब हमारे परंपरा में नहीं है, तो वो एक व्यापार की भाषा है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, धंधा अच्छे से करना है, दुनिया में जाना है, तो आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। और वैसा ही अब मान लीजिए कि आपको चाइना जाना है, तो आप चाइना में अंग्रेजी से में बात नहीं कर पाएंगे, आपको चाइनीज सीखनी पड़ेगी या आपको एक इंटरप्रेटर लेके जाना पड़ेगा। फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, इन सारे देशों में अपनी ही भाषा में सब बात होती है। पूरे विश्व के सारे देश अंग्रेजी में ही बात करते हैं ऐसा नहीं है, वहां आपको इंटरप्रेटर ले जाना पड़ता है। तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। पर सवाल ये है कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए, उसके मजबूत आत्मगौरव के लिए, मैंने कई सारे बच्चों को ऐसा देखा है उनमें हुनर और पोटेंशियल बहुत है, बट वो भाषा अच्छी नहीं बोल पाते हैं, या फिर वो में पढ़े हैं बट अंग्रेजी इतनी अच्छे से आती नहीं है, तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझ। ये मैंने देखा है। तो हमें उनको ये भरोसा देना है कि तुम अगर हिंदी में भी पढ़ रहे हो तो भी तुम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। और इंग्लिश जहां सीखने की जरूरत है वहां सीखना ही है, पर मातृभाषा कमजोर है। जैसे कि मैंने एक वीडियो आपके ग्रुप में शायद शेयर किया होगा कि यूपी में हिंदी भाषा में 10वीं कक्षा के करीब 10 से 12 लाख छात्र फेल हो गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था? तो हमने क्या इसको एकदम लाइटली ले लिया, ऐसा मान लिया कि हिंदी सीखना आवश्यक नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। और जब हम मातृभाषा को तोड़ देते हैं या उसको उसके प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, तो हम अपनी संस्कृति से ही हट रहे हैं। आप इसको अच्छे से गौर से सोच सकते हैं इसके बारे में। ये हमारी जमीन के साथ जुड़े होने की बात है जब हम मातृभाषा में बात करते हैं। और इंग्लिश भी इतनी ही धारदार होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं सीखना है, बट जो जड़ है वो तो पहले ही होनी चाहिए। ये मेरा व्यू है, आपका अलग व्यू हो सकता है, बट मैंने ये अनुभव से देखा है कि ऐसा है, ऐसी उसका असर आज के छात्रों के ऊपर बहुत गहराई से हो रहा है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुनीता जी, मैं आपको भी मौका दूंगा, हमारे पास समय भी थोड़ा कम है, हम एक ग्रुप बाकी है तो वो ग्रुप में चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो बहुत अच्छे से इस विषय के ऊपर चर्चा हुई। सॉरी, तो ग्रुप 3 है जिसमें आयुषी जी है बट वो नहीं है आज, रूबी जी है, मोहित जी है, रियंका जी नहीं है, सुनीता जी है और अपेक्षा जी है। तो आपको जो विषय दिया गया है, स्कूल में बच्चों के लिए 3 साल मिलिट्री ट्रेनिंग रखनी चाहिए, तो उसके विषय में आपको अपने तर्क, अपना लॉजिक है, अपना विचार है, आपकी सोच है, कोई अनुभव है या कुछ देखा है, सुना हुआ है, तो वो आपको शेयर करना है। तो मोहित जी, तो आप मध्यस्थ है इस ग्रुप के, तो आपको जो भी पार्टिसिपेंट्स अपनी बात करते हैं उसके बाद आपको अपने विचार भी रखने हैं और उनकी बातों को सम अप भी करना है। तो चलिए हम इनवाइट करते हैं रूबी जी को। रूबी जी, आप अपनी बात रखें। रूबी जी अभी तो थे ना? ओके, अभी नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम सुनीता जी को इनवाइट करते हैं। हाँ रूबी जी बोलिए। सर जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, जैसा कि हमारा विषय था कि मतलब बच्चों को 3 साल तक के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए या नहीं, यही था। तो हाँ, मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चों को बचपन से ही देश प्रेम की तालीम देने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। सर, जो बच्चे होते हैं वो, मैं ये नहीं कहती कि मतलब उसके लिए एज फिक्स होनी चाहिए, जैसा अभी मतलब सुनीता जी ने पूछा था, तो मेरा ये मानना नहीं है कि उसके लिए एज निश्चित होनी चाहिए। हम छोटे बच्चों के मन में भी देश प्रेम की भावना को जागृत कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेशनल कहानी सुना के या किसी भी प्रकार से। तो सर, ट्रेनिंग तो हम स्वाभाविक सी बात है कि बड़े ही बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में भी हम देश प्रेम की भावना बहुत अच्छे से जागृत कर सकते हैं। और अभी तो मतलब मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा कि कोई भी जैसे सरकारी प्रोजेक्ट के तहत भी बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो बच्चे मतलब मैंने वीडियो में देखा कि 10-15 साल के थे, इतने अच्छे, जैसे आर्मी के लोग ट्रेनिंग करते हैं वैसे ही पूरी वही ट्रेनिंग कर रहे थे। तो बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं सर, तो बच्चों के लिए तो देना ही चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना भी यही है कि प्रत्येक स्कूल में ये आर्मी ट्रेनिंग देनी चाहिए, मतलब जिससे बच्चे, और स्कूल में भी एक शिक्षक प्रॉपर तरीके से ऐसे नियुक्त होना चाहिए जो बच्चों को ट्रेनिंग दे सके। उसके तहत जैसे फिजिकल ट्रेनिंग होती है और सुबह से प्राणायाम, योग, ध्यान, खेत दौड़ना, ये सब चीजें उसमें ट्रेनिंग में दी जाती हैं। तो मैंने तो, और मेरा तो जैसे जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो गाइड वगैरह की ड्रेस दे देते थे स्कूल में, मतलब गाइड बना देते थे। वो ड्रेस पहन के इतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग आती थी कि मतलब बच्चों को यदि हम ये छोटी छोटी चीजें सिखाएं तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं सर। और मेरा व्यक्तिगत मानना भी ये है कि वो एक मैंने एक बात सुनी थी कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर निवास करता है, ऐसा कुछ था। तो सर, जैसे ये जो ट्रेनिंग है, हम इसमें बहुत सी चीजें सिखाते हैं, जैसे खेल कूद भी है, दौड़ भी है, ध्यान भी है, योग भी है, प्राणायाम भी है। तो इससे क्या रहता, बच्चे फिजिकली फिट भी रहते हैं, आलस नहीं करते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो सर, मेरा तो मानना ऐसा है कि बिल्कुल देनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी तालीम देनी चाहिए बच्चों की। जैसे यदि कोई व्यक्ति घायल है तो उसको कैसे वो कंधे पे उठा के ले जाते हैं आर्मी वाले, और यदि कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो हम कैसे उससे अपनी रक्षा करें और कैसे हम उसके ऊपर वार कर सकें, ये सारी चीजें वो सिखाते हैं। तो बच्चों को, हालांकि बच्चों की उम्र कम रहती है तो उतना तो अपन नहीं सिखा सकते आर्मी लेवल का, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, जैसे कहीं भूकंप आया है, बाढ़ आई है या कुछ भी है, तो
बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यदि उनको तालीम दी जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो उनको तो देनी चाहिए ट्रेनिंग बच्चों को। और सर मेरा तो मानना ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन जो होता है वो बड़ा पवित्र सा होता है, कोमल सा। तो यदि हम उनके लिए छोटी-छोटी स्टोरी सुनाएँ या कुछ भी, या हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए या कुछ भी, तो वो बच्चे इतने मन से सुनते हैं, तो उनके लिए भी हमें ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, छोटे बहुत बच्चों बढ़िया को। रूबी जी, बहुत अच्छे से आपने अपने विचार रखे। काफी सारी बातें आपने उसमें कवर कर ली। मैं सुनीता जी के पास चलता हूँ। सुनीता जी, आप भी इस विषय के बारे में अपनी जो भी व्यूज है वो रखें। जय जिनेंद्र। सुनीता जी के पास आएंगे, शिक्षक फिर मित्रों को मोहित जय जी के पास। जिनेंद्र। सर अभी रूबी जी ने बोला कि उसमें ये फिक्स, मैंने इसलिए बोली थी ये बात क्योंकि मेरी लड़की उसी स्कूल में पढ़ी है, अच्छा, मतलब नवोदय में पढ़ती है। तो मतलब वहाँ तो सबसे पहले जो वो स्कूल होते हैं उसमें डिसिप्लिन रहता है कि जो आर्मी है, मतलब वो विद्यालय होते हैं उसमें डिसिप्लिन, और मतलब डिसिप्लिन में रहकर सारे नॉलेज प्राप्त करने होते होना। उनका एक भी मिनट का समय इधर उधर नहीं होता, फिक्स टाइम रहता है कि हम किस समय क्या करना है। और ये सर कक्षा 6वीं से जाते हैं उन स्कूलों में, इसलिए मैंने आपसे बात रखी थी। तो मतलब जो आर्मी की जो शिक्षा है वो होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का जो नॉलेज होता है वो तो बढ़ता ही है, और जो शारीरिक जो उनके मतलब फिजिकल जो मतलब उनकी गतिविधियां होती हैं वो सीख जाते हैं। जैसे उन स्कूलों में तो जैसे स्विमिंग भी करवाते, घोड़ा सवारी भी करवाते हैं, और सुबह से उठ करके फिक्स 5 बजे से उठ करके उनके कार्य शुरू हो जाते हैं, योगा करवाते हैं, फिर रेसिस करवाते हैं, और मतलब उसके अलावा उनके मतलब खाने का समय फिक्स रहता है। मतलब वहाँ जो होता है वो सब टाइम टू टाइम होता है। अगर किसी के मम्मी पापा भी उस टाइम पर मिलने के लिए पहुंच जाएं तो उनको भी नहीं मिलने दिया जाता, उनको मिलने दिया जाता लंच टाइम में, या तो बच्चा आपका लंच कर ले या आपसे मिल ले। मतलब वहाँ इतना सब कुछ रहता है। तो मतलब वहाँ इस आर्मी जो शिक्षा है, ट्रेनिंग है, वो इसलिए रखी जानी चाहिए बच्चों अपने स्कूलों में कि जिससे बच्चे मतलब डिसिप्लिन में रह सकें और डिसिप्लिन में रहें तो उसके मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास जो है उसका वो दोनों हो सकते हैं सर। और स्कूलों में जो अपने यहाँ जो स्कूलों में है तो किसी किसी स्कूलों में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहता, किसी स्कूलों में नहीं रहता। लेकिन अगर ये शिक्षा आ जाएगी तो मतलब स्कूलों में डिसिप्लिन आ जाएगा और फिर बच्चे इधर उधर नहीं करें, मतलब इधर उधर के जो गलत कार्य हैं वो नहीं करेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें ये भी है एक, और अगर ये ट्रेनिंग चलेगी तो उनको जो योगा करवाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, तैराकी सिखाते हैं और घुड़सवारी, तो इससे उनके क्या होगा, उनकी हेल्थ पर भी इसका असर पड़ेगा। उसके वो मतलब स्वस्थ रहेंगे तो वो आगे पढ़ाई भी अच्छी करेंगे। और इसके अलावा मतलब उनके अंदर ये भावना भी नहीं रहेगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का प्रयास करते जाएंगे। तो हमारी समाज से तो ये शिक्षा मतलब रखनी चाहिए, स्कूलों में देनी चाहिए ट्रेनिंग बच्चों को। आपने अपनी बच्ची का ही एग्जाम्पल देके बहुत सारी बातें क्लियर करी और बहुत अच्छा लगा, और क्या क्या करवाते हैं वो भी सबके सामने रखी बातें, तो उनसे भी लोगों को ख्याल आता है। चलिए हम टीना जी के पास चलते हैं। टीना जी, आप इस विषय में अपनी भी बात रखें और उसके बाद हम मोहित जी के पास चलेंगे। सर मैंने तैयारी तो नहीं की है इस टॉपिक पे बिल्कुल भी, लेकिन जो हाँ समझते हैं वो बोलिए। हाँ सर, जो सर टॉपिक है कि स्कूल में बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो सर हाँ ये देनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि इससे पहली बात तो बच्चे हमारे देश के बारे में भी जानेंगे और एक जो देश प्रेम की भावना है वो उनके मन में आएगी। और पढ़ाई के अलावा जो फिजिकल चीजें हैं जैसे खेल है
दौड़ है, ये सारी चीजें, और सबसे मेन बात तो अनुशासन, ये उनके अंदर आएगा तो ये ट्रेनिंग जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीना जी, आप मतलब इतने अच्छे से ये बात को रखा गया है, और उससे होता क्या है कि ये देश के प्रति सम्मान को भी बहुत बढ़ाती है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि मोहित जी है और मोहित जी विशेष रूप से इस विषय के ऊपर बात करेंगे। मोहित जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और ये बात रखिए। जी सर, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसा कि मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब सैनिक ट्रेनिंग, तो सैनिक का मतलब ही वही होता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बस आप तो परिस्थिति दो, उसका समाधान हम आपको करके देंगे। तो सेम वैसे ही मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब भी वही है कि विद्यार्थियों को सिखाना या छात्रों को सिखाना कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति हो तो उससे भागना नहीं है, बस आपको उसका हल ढूंढना है। मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? हाँ, एकदम बढ़िया। वीडियो जी। तो सबसे पहले तो मैं खुद का ही एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी उम्र 24 साल है, लेकिन उम्र का आधा भाग मतलब 13 साल में हॉस्टल में हूँ। मतलब तब से लेके 13 साल से कंटिन्यू मैं हॉस्टल की लाइफ जी रहा हूँ। तो पूरा जो एकदम व्यवस्थित जो होना चाहिए दिनचर्या या पूरा शेड्यूल, तो वो मेरा एकदम पूरा व्यवस्थित चल रहा है। तो जैसे अगर मैं घर पे होता हूँ और जैसे मेरे खाने का टाइम हो गया शाम को कि भाई 6 बज रहे हैं, आपको खाना खाना है, तो वो अपने आप घंटी बजने लगती है कि भाई खाने का टाइम हो गया तुम्हारा, तुम्हें खाना चाहिए इस टाइम पे। तो पूरी दिनचर्या व्यवस्थित। ऐसे सुबह उठना होता है तो शायद ही मुझे याद हो कि मैं कब अलार्म से उठा, वरना रोज यही होता है मैं 2-4 मिनट पहले उठ के अलार्म बंद करता हूँ क्योंकि वो बजे ही नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़े। तो ये डिसिप्लिन आ जाता है। सबसे बड़ी चीज माइंड सेट हो जाता है ये जो ट्रेनिंग से कि भाई आपको हर चीज हर समय पे ही करना है, तो माइंड सेट हो जाता है। फिर जब मिलिट्री ट्रेनिंग होती है बताएंगे हम, तो एक दूसरों को जो सहयोग की भावना है कि भाई एक साथ सबका विकास होता है। तो अगर आपको कुछ करना है तो एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको फोर्स करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा अच्छा काम करने के लिए। तो वो भी हम सीख जाते हैं। सबसे बड़ी चीज नियम का पालन खुद से करना आ जाता है, दूसरे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक बार सिखा देंगे तो दोबारा से वो अपने आप ऑटोमेटिक वैसे ही हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम ये मिलिट्री ट्रेनिंग पालन करेंगे या उसको फॉलो करेंगे तो मेंटली भी हम बहुत पीसफुल रहेंगे, मतलब बहुत ही शांति रहेगी, बहुत ही सुकून रहेगी। उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि जब हम बाहर में मतलब शारीरिक रूप से फिजिकली फिट रहेंगे या फिजिकली हमारा जो पूरा काम है वो पूरा फिक्स रहेगा कि भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पढ़ना है, वो सब पूरा तो एकदम माइंड सेट हो जाएगा कि भाई अब हमें ये काम करना है, ये काम करना है। तो आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी, फोटो खींच लें, दिखा। मतलब आप शारीरिक स्वस्थ भी रहेंगे और उसके साथ ही साथ मानसिक स्वस्थ भी रहेंगे। तो मेरा यही मानना है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो वास्तव में होना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमें जितनी भी परिस्थिति हैं उनसे लड़ने की तरकीब समझ में आती है। और मैंने खुद के जीवन से यही अनुभव लिया है कि हम हॉस्टल में रहते, हॉस्टल में सारा काम खुद से करना पड़ता था। घर पे तो ऐसा कि भाई स्कूल से आए बैग फेंक दिया, अब होमवर्क है तो वो दीदी कर लेंगी या भाई लोग कर लेंगे, जो भी जैसा रहेगा। मतलब दूसरे दिन देखना है स्कूल, वो भी जब मार कुट के स्कूल पहुंचाया जाएगा तब। लेकिन हॉस्टल में सिर्फ बेल बजती थी, और बेल बजती थी तो हमें फिर फटाफट से पहुंचना पड़ता था। तो बहुत कुटाई भी हुई, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और आज इस काबिल हूँ कि मैं खुद दूसरों को सिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज मेरा जो जीवन है वो भी एकदम पूरा व्यवस्थित है। तो मैं तो यही मानूंगा कि ये होना चाहिए और ये जरूर होना चाहिए। थैंक यू सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया मोहित जी। और सभी लोगों के बात से एक शब्द जो निकल के आता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग से अनुशासित हो जाते हैं। अनुशासन में कैसे जीना है, खुद को कैसे संभालना है, और सहयोग की भावना से, मतलब सैनिक का मतलब ही यही होता है कि समस्या का हल देना। ठीक है। रश्मि जी, मैं समझ सकता हूँ। अभी रोशनी जी भी है, रोशनी जी का एक व्यू लेना बाकी है क्योंकि रोशनी जी बाद में जुड़ी थी। रोशनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रोशनी जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए बढ़िया। तो अभी आप लोग आज का जो सत्र है जिसमें आप लोगों ने अलग अलग विषय के ऊपर अपने विचार रखे, दूसरों के विचार सुने,
आपको कैसा महसूस हो रहा है वो चैट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है कि आज का सत्र, ये जो डिबेट का जो सत्र है वो कैसा लगा आपको, और आपको इससे क्या, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना है। सर बोल ही दे रहे हैं सर, लिखने से अच्छा है कि भारत जैसे देश, इतने बड़े विशाल देश में जहाँ देश प्रेम की भावना कुछ लोगों में नहीं भी है, कि पिछले दिनों देखने में आया कि देश, मतलब लोग देश के खिलाफ जा सकते हैं या किसी सैनिक की मृत्यु होने पर हास्यास्पद कमेंट कर सकते हैं, हंस सकते हैं। तो ये इसका मतलब देश प्रेम की भावना कम है देश में। तो मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत कंपलसरी है। और दूसरा, देश के लोग आलसी बहुत है, हम ही लोगों जैसे। तो अनुशासन, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मिलिट्री तो सेवा देनी, कंपलसरी करनी ही होगी। सही बात, बहुत बढ़िया मंजरी। आने वाली जनरेशन लगता नहीं है, लेकिन सब मिलिट्री में सेवा है, क्योंकि सारे के सारे ऑनलाइन गेमिंग में इतनी तरह से डूब गए हैं कि फिजिकली फिट रहने वाले नहीं है। कैसे जाएंगे ये आइज फिजिकली? तो बिल्कुल भी पूरे का पूरा न्यू जनरेशन, एक पीढ़ी सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व है। बहुत बहुत चिंता वाली बात है। और मंजरी जी, आपने सही विषय को चुना है। इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे, और शिक्षक के रूप में हम सबकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें जब भी मौका मिले तो बच्चों को रचनात्मक प्रक्रियाओं में ऐसे डाले कि जिससे उनको मन में भी ये सारे विचार आना शुरू हो। वो सैनिक के रूप में भी सोचे, वो मातृभाषा के बारे में भी सोचे, क्योंकि अगर देश नहीं होगा तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर देश सबसे ऊपर होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, देश है तो हमारी, हम है, हमारा धर्म है, हमारी वैल्यू है। सही बात है। क्योंकि पिछले दिनों अफगानिस्तान में जो हुआ, अगर देश नहीं रहेगा तो किसी व्यक्ति, नागरिक की कोई विशेष जिम्मेदारी कुछ नहीं होने वाला, भागना ही पड़ेगा। फिर हमारे लिए तो भारत छोड़ के जाने के लिए भी कहीं नहीं है, कोई दूसरा हिंदू राष्ट्र भी नहीं है कि हम कहीं जा पाएंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात देश प्रेम की भावना हर किसी में होना चाहिए। पिछले दिनों जो हुआ कि मतलब बहुत सारे लोगों पे देशद्रोह के केस करने पड़े यूपी में या कई अन्य जगह पर, कि सैनिकों के खिलाफ कमेंट्स कर रहे हैं, या मतलब उसके उसमें कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मारे गए या कुछ भी ऐसा। एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर, JSS है और हम लोग हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी मंजरी जी दूसरी जगह जाने की। जहां हम रहेंगे वहीं अपना JSS भी तो भैया देश में ही है ना। अगर वही देश तो कह रहा, नहीं जहां होगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ, ये है कि ये हम लोग एक दूसरे को जागरूक करते रहेंगे, ऐसी स्थिति आने नहीं देंगे। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, जहां हम रहेंगे वही आगे देखिए, बढ़ाएंगे। हम तो जागरूक हो ही रहे हैं, बट हमारे साथ साथ जिस कक्षा में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या हम पढ़ाते पढ़ाते ये सारी बात भी रचनात्मक तरीके से उनके सामने रख रहे हैं क्या, ये हमें पूछना है। बिल्कुल सर। और मैं भी यही बोल रहा था कि JSS और हम हैं तो हम जहां रहेंगे उसको भारत बना लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया मोहित जी। और सभी लोगों के चैट बॉक्स में मैं प्रतिभाव भी पढ़ रहा हूँ, आप सबने बहुत अच्छे से बात रखी है। अभिलाषा जी, रश्मि जी और भी कुछ कहना चाहती है, और हो सकता है मंजरी जी आप भी बहुत कुछ कहना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि आप कल शाम तक आज जो भी विषय हुए, कई लोगों ने लिखा है कि हमारे विषय के अलावा भी ये जो बाकी विषय थे उसी के बारे में हम बोलना चाहते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि आप अपना वीडियो बनाएं, जो भी आपके विचार हैं वो आप ग्रुप में रखें। जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं वो भी सुनेंगे, ये वीडियो लिंक भी हम उसमें रखेंगे, और मैं भी सुनूंगा और मैं भी उसका फीडबैक दूंगा, तो कई सारे लोगों तक ये आपकी बात जाएगी। तो ये आप जरूर करें। मन में जो बात है, जो रखनी है, वो आपको करना ही चाहिए। और मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छे से आज पार्टिसिपेट किया। कई लोगों ने तैयारी नहीं की, बट एक विवेक, एक समझ, एक खुद की अंदर की जागृति के कारण तुरंत हम उस विषय से जुड़ गए और अपने बातों को बहुत सहजता से रखा। तो ये सबके लिए बहुत बढ़िया हुआ। मैं संकित जी आपको इनवाइट करूंगा, क्योंकि 9 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो आप भी अपनी बात रखें और अपने प्रतिभाव बताएं। जी सर, लगभग सभी लोगों ने सभी विषय पे एक ही मिनट
संकित जी, मोहित जी आपने सही लिखा है। रश्मि जी आप पूरा अलग अलग विषयों के ऊपर वीडियो बना के ग्रुप में जरूर रखें। हाँ बोलिए संकित जी। सभी लोगों ने सभी विषयों पर बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुतिकरण किया। शायद हमें नहीं लगता कुछ शेष रह गया है जो हमें बोलना पड़े अब, क्योंकि जितना हम जानते थे उससे ज्यादा सभी लोग बोल चुके हैं। मैं संकित जी के बारे में आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि पिछले 3 दिन से पिछले 10 दिन से वैसे देखा जाए तो पूरे मतलब जेएसएस के सभी प्रभावी शिक्षकों के पास वो और नीरज जी इतनी ठंड में बाइक के ऊपर निकले हुए हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। तो ये जो भावना है ना, ये जेएसएस का सबसे बड़ा योगदान है। मतलब ये जेएसएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है हम सबके लिए। तो मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं और हम सबको भी संकित जी और नीरज जी को अभिनंदन करना चाहिए कि जबरदस्त कार्य वो कर रहे हैं। ओके संकित जी बोलिए आगे। जी सर, बहुत बढ़िया तरीके से सभी ने प्रस्तुतिकरण किया है और अब लगभग अपने वेबिनार पूरे हो गए हैं। एक वेबिनार में और सभी को साथ में जुड़ने का मौका मिलेगा, तो सभी से निवेदन करेंगे कि जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी आप मोटिवेट करें और एक बार लास्ट वेबिनार में अवश्य, जैसे पहले वेबिनार में सभी जुड़े थे वैसे लास्ट में भी जुड़े। सही बात है। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि अगला जो वेबिनार है वो वेबिनार आप लोगों को कंडक्ट करना है। आपका समापन सत्र होगा और समापन सत्र में पूरी तैयारी आप ही लोग करेंगे। पूरे प्रोग्राम को आपको कंडक्ट करना है टीम में, ये टीम वर्क होगा। तो मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगा। आपको पूरा प्रिपरेशन करना है और वो प्रिपरेशन से पहले ये 16 सत्रों की यात्रा आपके जीवन के लिए क्या रही, आप में क्या बदलाव आया, आप क्या सीखे, उसका वीडियो बनाकर आपको ग्रुप में रखना है ताकि सबको पता चले कि ये 16 सत्रों में हमने क्या सीखा। और बाकी जो लोग उस दिन वेबिनार में जुड़ेंगे तो उनके साथ भी हम वो शेयर करेंगे। तो मैं अपेक्षा रखूं कि आप सभी लोग अपना अपना वीडियो बनाकर 16 सत्रों का आपने जो भी सीखा है वो ग्रुप में शेयर करेंगे। यस और नो? ओके रश्मि जी, स्वेच्छा जी, टीना जी, रोशनी जी, बढ़िया। अभिलाषा जी ओके। यस मोहित जी, बढ़िया। सभी को शेयर करना है। अमीषा जी आपको भी शेयर करना है, प्रियंका जी को भी शेयर करना है ना? सुनीता जी आप भी। हाँ मैं समझ सकता हूँ रोशनी जी, मैंने देखा कि आप ट्रैवल कर रही है इसलिए नहीं बोल पाई। आप भी अपना वीडियो बनाकर आज के सत्र के बारे में जरूर अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के, और मुझे आप लोगों से भी बहुत कुछ आज सीखने को मिला। आपके जो विचार है उसके लिए मुझे आपके प्रति और सम्मान बढ़ा है, बहुत रिस्पेक्ट बढ़ा है। मंजरी जी जैसे आप बोल रही है कि आपको 2 भाई मिले, वैसे हमें भी करना है। आपकी सर आवाज नहीं आ रही है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रार्थना के लिए। संकित जी किसको इनवाइट करना है? रश्मि जी दूसरे नंबर पर जुड़ी थी, तो मैं रश्मि जी से निवेदन करूंगा कि वो मेरी भावना का पाठ करेंगे। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है रश्मि जी। पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करें,
अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें, बन कर सब योग वीर हृदय में देश उन्नति रत रहा करें, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब सुख संकट सहा करें। बोले महावीर भगवान की जय। सभी को नमस्ते, जय जिनेंद्र। सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने विचार जरूर ग्रुप में शेयर करें। आज के सत्र के बारे में अपना वीडियो बनाकर ये पूरी जर्नी यात्रा कैसी रही अपने जीवन की वो भी आप जरूर शेयर करें। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करते हुए और आपके विचार जानकर। सभी को जय जिनेंद्र।